हेलो गाइस। कल हम लोग जो पढ़े थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था और उसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने छोड़ा है। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसी में से प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, उसी में से ही प्रश्न आएंगे, उसके बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा भारत की नदियां। थोड़ा सा भूगोल की ओर चलते हैं। भारत की नदियां, नदियों के बारे में पढ़ना है आज हमें। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल रविवार है और रविवार को हम 7 बजे इसी समय पर अपने YouTube चैनल से लाइव रहेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक रिसर्च रूम है, अपने YouTube चैनल से अपने रिसर्च रूम से लाइव रहेंगे। रिसर्च रूम जो है खास करके उसकी खासियत ये है कि बहुत सारी जो पठन पाठन की सामग्रियां हैं हमने एकत्रित किया हुआ है उसमें, और वहीं से लाइव रहेंगे। और उस लाइव में क्या होगा कि जितने भी आज तक 3 दिनों के वीडियो में हमने जो भी बताया आपको, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को छांटकर या समसामयिक से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको छांट करके और कल आपके बीच हम लाइव रहेंगे 7 बजे से। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं उन सभी से निवेदन होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़े और भी लोगों को जुड़ें ताकि उनकी बातों को हम समझ सकें और हमारी जो कमियां हैं वो हम तक पहुंच सके ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। आइए हम अपने मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नदी क्या है। नदी क्या है? तो नदी जो है वो भूतल पर, पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली एक धारा है। ध्यान दीजिएगा, नदी क्या है? तो भूतल पर प्रवाहित होने वाली एक धारा है। प्रश्न इसमें से भी लाया जा सकता है। अधिकांश जब गहराई में जाएंगे तो उसमें प्रश्न निकल करके आते हैं कि धरती पर प्रवाहित होने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं, नहर कहते हैं। इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे आपको, तो आपका सही जवाब होगा नदी। नदी जो है भूतल पर प्रवाहित होने वाली एक धारा है जिसका स्रोत जो है प्रायः कोई ना कोई झील, हिमनद, झरना या फिर बारिश का पानी होता है। यानी कि किसी भी नदी का एक उद्गम स्थल होगा और दूसरा उसका मिलान स्थल होगा जहां पे वो जाकर के गिरती है। ये बिल्कुल सटीक चीज है। अब यदि हम और ज्यादा गहराई में जाएंगे, हालांकि उसमें से प्रश्न नहीं आते, तो ये जानना चाहेंगे कि नदी जो है वो संस्कृत के नद्य शब्द से आया हुआ है, उत्पत्ति हुई है संस्कृत के नदी शब्द से। नदी 2 तरह की होती है, एक सदानीरा होती है और दूसरी बरसाती नदियां होती हैं। उधर हम नहीं जाएंगे। अब सीधे सीधे हम आते हैं कि नदियों के जो अपवाह तंत्र हैं, जो नदियां हैं वो उनके अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं। खास करके भारत की नदियों की बात कर रहे हैं हम। तो भारत की नदियों के जो अपवाह तंत्र हैं वो 2 तरह के हैं। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ध्यान दीजिएगा, अब आपके जो प्रश्न हैं वो इधर से ही निकल के आएंगे। आपके जो प्रश्न हैं वो इधर से ही निकल करके आएंगे कि अपवाह तंत्र जो है वो सबसे पहले 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी कि जो हिमानी क्षेत्रों से निकल करके जो नदियां आई हैं, और दूसरा जो कि उत्तरी छोर के प्रायद्वीपीय पठार से कुछ नदियां निकली हुई हैं। यहाँ पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला इसको लिखते हैं हम हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। तो 3 नदी आती है। वो कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि हिमालय से, इनका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय है। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इन क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये हैं नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इतनी नदियां इन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से गुजरती हैं। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी। इसमें से प्रश्न आते हैं कि कावेरी जो है किस अपवाह तंत्र की नदी है। प्रश्न आपका होगा हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न होंगे। आपका सही जवाब जो होगा, आप बड़े ध्यान से वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार ये कहता हूं कि बड़े ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब जो है हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र की बात करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, अभी हम हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करते हैं विस्तार से। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की ओर चलेंगे। इसमें हमें 3 टॉपिक को पढ़ना है। 3 अपवाह तंत्र होते हैं, तीनों के बारे में पढ़ना है। पहला है सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अब जो है हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु अपवाह तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है हमें कि सिंधु अपवाह तंत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी जो है वो 3 देशों से होकर के गुजरती है। पहला देश है चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। चीन जो है तिब्बत के स्थित, तिब्बत जो है वर्तमान में चीन का हिस्सा है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए भारत का ऊपरी हिस्से का जो नक्शा है, इसमें हम लाइन से पढ़ते जाएंगे और इसके मैप पर, इस नक्शे पर इंगित करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई समझने में परेशानी नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, जो चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये आपका सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये क्या है, मानसरोवर है। ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर है जो कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। ठीक है ना, तिब्बत चीन का हिस्सा है। अब यह प्रवेश कैसे करती है भारत में, ध्यान दीजिएगा, तो यह भारत के लेह शहर के दमचोक जगह से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत है जो कि चीन का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। और यहां से भारत, ये भारत का जो लाइन है, भारत में इस शहर का नाम क्या है, दमचोक। ध्यान दीजिएगा, दमचोक जो कि लेह शहर का एक जगह है, लेह लद्दाख का। अब इस मैप में पहले हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा है आपका, ये जम्मू कश्मीर है और ये आपका लेह लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, लेह शहर के दमचोक से सिंधु नदी मानसरोवर से निकल करके प्रवेश करती है और भारत में बहते हुए गिलगित, ये गिलगित एक जगह का नाम है, ध्यान दीजिएगा, गिलगित से होकर के और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये आपका पाकिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, जब गिलगित से होकर के पाकिस्तान का एक शहर है, ये बिल्कुल सटा हुआ शहर है, इस शहर का नाम क्या है, दंदिस्तान। ध्यान दीजिएगा, मेरे इस वीडियो का मकसद यही है कि बिल्कुल सटीक चीज आप तक पहुंचे। दंदिस्तान जगह पाकिस्तान के किस जगह पे या किस शहर में जाकर के गुजरती है, भारत से निकल करके किस शहर में जाती है, तो आपका जवाब होगा दंदिस्तान। भारत से निकल कर कहाँ जाती है, तो पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में जब ये जाती है तो कराची के पूर्व से होते हुए, ये आपका कराची शहर है पाकिस्तान का, कराची शहर के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, यदि समझने में असुविधा होगी तो वीडियो को पॉज करके बार बार समझिएगा कि तिब्बत के मानसरोवर जो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से निकल करके दमचोक जो कि लेह का हिस्सा है, लेह शहर का एक जगह है, वहां से भारत में प्रवेश करती है। भारत में सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो लेह से। यदि एग्जैक्ट जगह का नाम पूछेगा तो दमचोक बताएंगे आप। और भारत में बहते हुए गिलगित जो बिंदु है, वहां से निकल कर या पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान का दंदिस्तान शहर है, उसी में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। मैंने अपवाह तंत्र के शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी नदी तंत्र का उद्गम स्थल और मिलान जगह, गिरने वाला जगह दो होता है, वो निश्चित होता है। या तो कोई हिमानी क्षेत्र हो, कोई झील हो, कोई महासागर हो या कुछ हो, कहीं ना कहीं उसका उद्गम और मिलान स्थल होगा। अब आइए और विस्तार से इसमें हम कुछ पढ़ लेते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है।
इस नदी की कुल लंबाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, चीन से भी होकर के गुजरती है। तो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा। अब सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का कौन सा शहर स्थित है? यह प्रश्न आएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कौन सा शहर है? या फिर लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, दाएं या बाएं? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस तट पर स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी यहां से निकल करके जब अरब सागर में मिलती है तो इनके बीच 5 प्रमुख नदियां इसको मिलती हैं। वो 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? भारत की नदियां हैं। भारत की वो 5 प्रमुख नदियां जो हैं वो हैं चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म में याद नहीं रख सकते, तो इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ते झेल सराब, ते झेल सराब, ये क्या है? तो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी के उद्गम स्थल से अरब सागर में मिलने के बीच 5 सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? ते झेल सराब। इसको हम वैसे ट्रिक के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं तो ते होता है, लेकिन इसको हमें पढ़ना है क्या? चे झेल सराब। चे से चेनाब, ध्यान दीजिएगा, चे से चेनाब, झेल से झेलम, जो जम्मू कश्मीर इसी नदी के तट पर बसा है। फिर सा से सतलज, रा से रावी और ब से ब्यास। ते झेल सराब, चे झेल सराब, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास, ये 5 सहायक नदियां सिंधु नदी की है। अब जो है इन 5 नदियों के बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। जो सहायक नदियां हैं, जो कि कहां से शुरुआत होती है और कहां तक उसकी सहायक नदियों के रूप में काम करती है। अब हमें पढ़ना है कि सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, हमने चर्चा किया था क्रमशः चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। तो आइए, ये हमने मैप का ऊपरी हिस्सा बनाया हुआ है, भारत के नक्शे का ऊपरी हिस्सा बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये नक्शा थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो सकता है, इससे मेरी काबिलियत को मत आंकिएगा, मेरा ड्राइंग बड़ा खराब है। सिर्फ आपको समझाने का मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तथा इसका उद्गम स्थल जो है वो हिमाचल प्रदेश के केटू दर्रे से होता है। यानी कि ये जो चेनाब नदी है हिमाचल प्रदेश के केटू दर्रे से निकलती है। अब आइए सबसे पहले इस मैप को देखते हैं। इस मैप का ये जो हिस्सा है वो लद्दाख है और ये जो हिस्सा है ये जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है वो क्या है? ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब जो चेनाब का उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के केटू दर्रे से, केटू जो काराकोरम 2 जिसको बोलते हैं, केटू दर्रे से होकर के ये गुजरता है। अब यह जो है केटू से निकल करके और ये कहां जाती है? केटू से निकल करके, ध्यान दीजिएगा, चेनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश की जो केटू दर्रे से होकर के निकलती है, तो इसकी भी 2 सहायक नदियां वहां पर, चंद्रा और भागा। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किन 2 नदियों के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रा और भागा, और एक साथ मिलाकर के इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी जो है पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। चेनाब जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये तिब्बत के मानसरोवर से होकर लेह शहर से लेह से होती हुई जाकर के जो पाकिस्तान के उससे हिंदुस्तान में और वहां से अरब सागर में गिर जाती है। तो पाकिस्तान में मिलने तक
हिमकेटू से निकल करके चेनाब जो है इसकी सहायक नदी बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, चेनाब जो है इसकी सहायक नदी बन जाती है। अब क्या है, ये चेनाब जो है वो यहां से निकल करके सीधे पाकिस्तान में जाकर के मिलती है सिंधु नदी से। ध्यान दीजिएगा, और इसके मिलने से पहले पाकिस्तान में इस नदी के मिलने से पहले जो अन्य सहायक नदियां हैं, जो झेलम, रावी, सतलज और ब्यास जो है वो इसमें आकर के मिल जाती हैं। कहाँ? इससे निकल करके जो अन्य इसकी सहायक नदियां हैं वो पाकिस्तान में मिलने से पहले, यानी कि नदियां पाकिस्तान में ही मिलती है, लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मिलान चिन्ह है, उसके पहले आकर के अन्य नदियां इसमें मिल जाती है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम जो है कश्मीर की घाटी से, आपका कश्मीर है, कश्मीर की घाटी से बैरीनाग के निकट से निकलती है। इसका उद्गम स्थल, झेलम का उद्गम स्थल क्या है? बैरीनाग झील जो है उसके निकट से निकलती है, और ये 170 किलोमीटर का भारत पाकिस्तान का एक सीमा का, बॉर्डर का निर्माण करती है। भारत पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर के बॉर्डर का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी है। ध्यान दीजिएगा। फिर यह नदी जो है पाकिस्तान के झंग शहर के निकट चेनाब में जाकर के मिल जाती है। जो निकलती है पाकिस्तान के, ये झंग शहर है, जाकर के चेनाब जो यहाँ पर मिली थी पाकिस्तान में, उसमें जाकर के झंग शहर के निकट मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कराची जो है, झंग जो है कराची से पूरब की ओर स्थित एक शहर है। अब रावी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी भी, ब्यास जो इसकी सहायक नदी है, ये भी रोहतांग से ही निकलती है। दोनों नदियां रोहतांग से निकलती है। और सतलज नदी जो है वो तिब्बत के ही राक्षस ताल से, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और जाकर के इसकी बाद में सहायक नदी बन जाती है। और पाकिस्तान में ही चेनाब के मिलने से पहले किसी मेल्टिंग पॉइंट पर, मिलान बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ब्यास और सतलज नदियां जहां पर मिलती हैं, ब्यास और सतलज नदियां जहां पर मिलती हैं राजस्थान में, वहीं से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राजस्थान है, तो ब्यास और सतलज नदियां आकर के मिलती है, और यहीं से जो नहर निकलता है राजस्थान में, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली चीज है, ये बीपीएससी या यूपीएससी लेवल का प्रश्न है कि जहां से सतलज और ब्यास मिलती है, यानी कि जहां से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है राजस्थान में, उस जगह का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उस जगह का नाम है हरिके बैराज। बात बिल्कुल सटीक पॉइंट को पकड़िएगा, हरिके बैराज जगह से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से निकली हुई है। आज इस वीडियो में हमने सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है, और जो गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। और यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मेरे भाइयों तक, बहनों तक पहुंचाने का आप प्रयास कर सकते हैं, आप करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, उनकी विस्तार की चर्चा और उनके जवाब के साथ 7 बजे शाम को इसी चैनल से, अपने रिसर्च रूम से मैं लाइव रहूंगा आपके लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके अपने विचार शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग काफ़ी बात करेंगे। धन्यवाद।